नमस्ते और आप सभी का स्वागत है कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज थोड़ा बहुत बॉडी डिस्मॉर्फिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं बॉडी डिस्मॉर्फिया फील कर रहा था। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने किया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और जितना हमें लगता है बॉडी डिस्मॉर्फिया उससे बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग इसे सफ़र करते हैं। और आज के टाइम में स्पेशली क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, इंटरनेट हर किसी के पास एक्सेसिबल है। तो यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कहीं पे भी खोलो, आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि आपसे बेहतर फिजिक लेके बैठा होगा। कोई आपसे बड़ा होगा साइज़ में, कोई ज़्यादा श्रेड होगा, और आपको देख के लगे यार मेरी ऐसी फिजिक क्यों नहीं है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी सही डाइट ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरी ऐसी फिजिक क्यों नहीं है, मैं क्या कमी कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और आपका जिम में परफॉर्मेंस ख़राब होता है और आपका फोकस भी ख़राब होता है। आपको लगे यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा, मैं तो ऐसा कभी दिख ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा दिख ही नहीं रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ। और तब ज़्यादा और होता है जब आप पिछले लेट से कि 5-6 साल से मेहनत कर रहे हो, कोई 1-2 साल से मेहनत करके अच्छी फिजिक बना लेते, तो आपको लगता है मुझ में कुछ कमी है। वो फीलिंग आने लगती है, इनकम्प्लीट अंदर से लगने लगता है आपको। और जो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है नीचे, सेल्फ स्टीम गिरता है, बहुत बुरा लगता है उस टाइम। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो कॉमन ऑडियंस है, जो या तो नॉर्मल फिटनेस में या फिर बॉडी बिल्डिंग कर रही है, उन्हें ही बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, जो कि इलाइट लेवल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। इवन सीबम को भी बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, उसे भी लगता है बहुत बार, जब ओलंपिया की तैयारी कर रहा होता है, उसे भी लगता है बहुत बार कि कुछ ना कुछ कमी है उसकी फिजिक में, उतना अच्छा नहीं है। सोचो, 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक चैंपियन, ऑलमोस्ट 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसकी इंस्टाग्राम पे। उस बंदे को जो कि इतने सारे लोगों का इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन, उसे बॉडी डिस्मॉर्फिया फील हो रहा है। हम तो फिर भी बहुत छोटे लोग हैं उनके कंपैरिजन में, तो उन्हें अगर बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है तो हमें क्यों नहीं। होना बहुत कॉमन है, बट उसे हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होता है। आप अगर ये सोच के बस चलते रहो कि वो मेरे से बेहतर है, ये बेहतर है, देखो सच बोलो तो कोई ना कोई आपसे हमेशा बेहतर रहेगा ही रहेगा। आप कभी ऐसा नहीं हो कि टॉप पर होगे, अगर रहोगे भी तो कोई ना कोई आपको ओवरटेक कर ले कभी ना कभी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं, बस हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन बंद कर सकते हैं, और अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग को 100% देना है। बस कि कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो अगले 1 महीने मेरा ये पीआर होगा, मेरी फिजिक ऐसी दिखने लगी। नहीं, हर किसी की जेनेटिक्स अलग है, तो हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ज़रूरी नहीं कि 1 महीने में कोई आपका दोस्त है साथ में आपको ट्रेनिंग कर रहा है, आप दोनों एक ही साथ अपने जिम स्टार्ट किया, हो सकता है उसकी फिजिक ज़्यादा बेटर हो जाए आपसे कम टाइम में, ज़्यादा लिफ्ट कर रहा हो, ज़्यादा जैक्ड हो जाए वो कम टाइम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम मेहनत कर रहे हो, बस उसके जेनेटिक्स थोड़े से बेटर है आपसे, और कुछ नहीं। तो देखो, कंपैरिजन जब तक करते रहोगे तब तक कभी अपनी फिजिक्स से खुश नहीं रहोगे। सेटिस्फाइड होना अलग बात होता है और खुश रहना वो अलग बात होता है। हमेशा अपनी फिजिक्स से खुश रहो, बट सेटिस्फाइड मत रहो, हमेशा मेहनत करते रहो और पुश करते रहो अपने आप को, तभी आप एक अपने आप को बेटर वर्जन के तरफ लेके जा पाओगे। वो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। जब तक कंपैरिजन करते रहोगे कभी खुश नहीं रहोगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी भी चीज़ से। तो जब तक ये दो चीज़ फॉलो करोगे तब तक आई डोंट थिंक कि बॉडी डिस्मॉर्फिया आपको उतना परेशान करेगा, हावी होगा आपके ऊपर। और मैं तो यही करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा फील होता है मैं थोड़ा देर के लिए सोशल मीडिया से ऑफ ले लेता हूँ, कुछ टाइम के लिए, मे बी 1 दिन, कुछ घंटे के लिए। और वो सब चीज़ें करता हूँ जो कि मुझे पसंद है, और मैं खुद को बार बार समझाता हूँ कि देखो तुम कहाँ थे, तुम अभी कहाँ आ गए। अपने पिछले पिक्स को देखता हूँ, कुछ सालों के पिछले पिक्स को, या फिर जब मैंने स्टार्ट किया तब के पिक्स को, और अभी के पिक्स को कंपैरिजन करता हूँ। अभी के वैभव को आज से 4-5 साल वाले पुराने वैभव को कंपेयर करता हूँ, तो बहुत अंदर से खुशी होती है, प्राउड फीलिंग आती है। तो आप लोग भी यही करो, अपने पुराने पिक्स को देखो। कम से कम दूसरों से कंपेयर करने से बेहतर है कि आप खुद से ही कंपेयर करो अपने पुराने वाले वर्जन से। एटलीस्ट आप खुश रहोगे और और पुश करोगे अपने आप को, देख लेना। सो एनीवेज, आज था हमारा पुश का वर्कआउट, चेस्ट एंड शोल्डर्स।
तो देखते हैं, आज तो ऐसे गोल है कि टॉप सेट में फ्लैट बेंच का 5 रेप्स निकालना है, बट और ज़रूरी नहीं कि 5 रेप्स निकले ही, क्योंकि देखो इतने टाइम से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, प्लस बल्क करते हुए 2-2.5 महीने हो गए, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है जब प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाता है। तो वो अभी हो रहा है 2-2.5 महीनों के बाद। स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, बट अभी धीरे हो गया काफ़ी। हर लिफ्ट में, ऐसा नहीं कि बस चेस्ट और शोल्डर में, सारे लिफ्ट में, क्योंकि जैसे मैंने बताया सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ बल्क के बाद। इवन कट करते हो आप तब भी होता है ये चीज़, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पुश नहीं करेंगे अपने आप को, पुश करेंगे, फोकस के साथ वर्कआउट करेंगे। तो या चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पुश का वर्कआउट। सो हमारा जो टॉप सेट था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा गया नहीं। मैंने सोचा था कि आज 5 रेप्स आएंगे, क्योंकि पिछले सेशन तक 4 आए थे, बट 5 के आए। इस बार तो 3 भी स्ट्रगल करके आए, जहाँ 4 आए थे आज 3 आए। तो देखो हर वर्कआउट सेशन आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। कोई ना कोई वर्कआउट सेशन ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा आपको, जैसा एक्सपेक्ट किया आपने वैसा नहीं जाएगा। भले हमारा टॉप सेट वैसा नहीं गया, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था रेप्स आने का उतना नहीं गया, बट जो बैक ऑफ सेट था हमने उसके साथ ज़्यादा रेप्स निकाले, 2 रेप। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका टॉप सेट में कम रेप्स आए इसका मतलब कि आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर कम वेट के साथ जो आप ड्रॉप करते थे उसके साथ भी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है आपका। क्योंकि देखो जो पीक स्ट्रेंथ है आपका, उसे और बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। तो ड्रॉप सेट के साथ भी अगर आपके रेप्स बढ़ रहे देन स्टिल इट्स फाइन। और देखो मैं अगर ये सोच के बैठ जाता कि मेरा टॉप सेट अच्छा नहीं गया है, वो मेरे बाकी के पूरे वर्कआउट को अफेक्ट करता, बट मैंने उसे अपने दिमाग में जाने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया। मैंने डिसाइड किया कि नहीं कोई बात नहीं, पहला सेट ख़राब गया, बाकी का वर्कआउट को और अच्छा फोकस के साथ करूँगा। तो देखो जो बैक ऑफ सेट था उसके साथ मुझे ज़्यादा रेप्स आए। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट अपने गोल से डेविएट नहीं होना है और फोकस के साथ काम करना है। सो एक सेट और लगाते हैं सेम वेट के साथ, देन अगेन फिर हम इंक्लाइन बेंच पे चलेंगे।
सो चेस्ट की 3 एक्सरसाइज डन। अभी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज थी। 2 और एक्सरसाइज करेंगे, लैटरल रेजेस और एक रियर लेट की एक्सरसाइज डन। और आजकल मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है 35 kg 30 के साथ लैटरल रेजेस करने का। बट ट्रेंड के लिए ठीक है, अगर रियलिटी में कोई ऐसा कर रहा है डेफिनेटली कभी ना कभी इंजरी होगी शोल्डर में। मैं तो मैक्स 12.5 तक जाता हूँ खुद। 10 भी बहुत है अगर आप सही ढंग से लैटरल रेज करो तो। बहुत छोटे मसल्स है, ज़्यादा हेवी वेट की ज़रूरत ही नहीं इन्हें। तो अभी चलते हैं लैटरल रेज करते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे सही तरीके से किया जाता है लैटरल रेज। That's how you do lateral raises। ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा होल्ड, स्लो नेगेटिव, होल्ड नेगेटिव। इस तरीके से तो मैं भी करूँगा तो 25 के साथ कर सकता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, प्लस इंजरी होगी, ना मसल ग्रोथ होगा मेरा, ना सही तरीके से स्टिमुलस मिलेगा मेरे शोल्डर्स को। कुछ होगा तो बस मेरे ईगो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नथिंग एल्स। सो ईगो को बाहर रखो। लास्ट के कुछ रेप्स आप चीट कर सकते हो बट कंट्रोल रहेगी वो भी। सो अभी रियर लेट की एक्सरसाइज करते हैं। सो हमारा वर्कआउट होता है ख़त्म। और पहला सेट जब मैंने फ्लैट बेंच का किया था उसी टाइम मैंने बोला था आप लोगों की मेरा एक्सपेक्टेशन था वो कुछ और था, बट वैसा गया नहीं मेरा पहला सेट। बट मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने बाकी का वर्कआउट बहुत अच्छे से निकाला, बाकी के सेट्स, बाकी की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से की। और इन जनरल लाइफ में अगर आप देखो, चाहे प्राइवेट लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आपका कुछ वक्त दिन का कुछ समय अगर अच्छा नहीं गया, एक चीज़ अगर बुरी हो गई, तो हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होता है। वरना क्या होगा, पूरा आपका दिन खराब हो जाएगा। जितना आप सोचते हो कि प्रोडक्टिव हो पाओगे, जो काम आपने सोचा हुआ रहता है, जैसा दिन भर का आपका रूटीन रहता है, डिसिप्लिन रहता है, वो ख़राब होता है। इसलिए कोई चीज़ अगर बुरी हो गई, आपके मन मुताबिक नहीं गया जैसा प्लान किया था, तो उसे अपने ऊपर हावी होने मत दो। ये सोचिए कि चलो एक काम अपने हिसाब से नहीं किया तो एटलीस्ट मैं बाकी के दिन भर के काम, बाकी का जो रूटीन है उसे और अच्छे से करूँ, ताकि उस चीज़ को मैं कंपनसेट कर पाऊँ जो मेरा ख़राब गया है।
और अगला दिन और अच्छे माइंडसेट के साथ और अच्छे और फोकस के साथ उठूँ और मेहनत करूँ। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा दिन भी खराब जाएगा, अगला दिन भी खराब जाएगा। ये सोचिए कि मैंने पिछला दिन कुछ काम नहीं किया, इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ ख़राब हो गई उसे भूल जाओ, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। जो चीज़ छूट गया उसके पीछे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों पर ध्यान दो जो अभी आप कंट्रोल कर सकते हो, अभी आपके जो बस में है वो, ना कि जो बीत गया। इसलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में सोचो और पास्ट के बारे में भूल जाओ। सो एनीवेज, आज का वर्कआउट 10 आउट ऑफ 10 ही रखूँगा मैं। एक सेट की वजह से मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 नहीं देने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं घर, अपना पोस्ट वर्कआउट लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पोस्ट वर्कआउट अभी मैं क्या ले रहा हूँ, जो कि एक्चुअली है तो सेम ही, लेकिन क्वांटिटी मैं दिखाऊँगा कि क्या क्या अभी चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ। सो एनीवेज, चलो दिखाते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। सो अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील लेने जा रहे हैं। यह है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील में 300 ग्राम चावल है, मेजर किया हुआ है मैंने, और साथ में थोड़ी सी वेजीज है। इसमें से बीट है, गाजर है, वेजीज के लिए फॉर गुड फाइबर, अच्छा डाइजेशन के लिए। क्योंकि जब आप चिकन जैसी और बहुत ऐसी हेवी मील खाते हो, चिकन को डाइजेस्ट करने बॉडी में काफ़ी एनर्जी लगती है, तो उसके लिए फाइबर ज़रूरी है, वरना आपका सही से बाउल मूवमेंट नहीं होगा, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो पेट में प्रॉपर सही तरीके से वो फ्लो हो, उसके लिए फाइबर ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम अभी ये भुना हुआ बादाम है, पीनट्स, इसे हम 20 ग्राम लेंगे। फैट्स का काम आपका हार्मोनल बैलेंस होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। तो मोस्टली जो आपको मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा वो फैट्स और प्रोटीन से ही होगा। कार्ब से तो आपको फ्यूल मिलता है, यानी एनर्जी। तो यहाँ पे 20 ग्राम हम लेंगे, सब कुछ मेज़र करना पड़ता है भाई। तो यहाँ पे 20 ग्राम है। बहुत सिंपल मील है, नथिंग फैंसी। अब फैंसी बना रहा था तो मैं बादाम के बजाय कुछ और ऐसा फैट्स का सोर्स लेता जो कि देखने में काफ़ी कॉस्टली लगता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, जैसे एवोकाडो वगैरह हो गया, बट कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी फैट सही है, पीनट ले लो, भून लो, नॉर्मल चावल फॉर कार्ब्स, और मैक्रोज वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कितने मैक्रोज वगैरह हैं इसमें। सो एनीवेज, मैं आप लोगों से मिलूँगा अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छी ट्रेनिंग करो। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।